अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे बुक का, विच इज़ वर्चुअल मेमोरी। तो अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हम लोगों ने जो है ना इससे पहले पढ़ा था कि हमारा जो है सीपीयू वो क्या करता है, वो जब भी उसने कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो वो मेन मेमोरी से ही उस प्रोग्राम को जो है वो एक्सेस करता है, फॉर द रीज़न कि मेन मेमोरी जो है वो फास्ट होती है, वो फास्टली जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी स्टोर किया गया होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से स्वैप इन होके वो मेन मेमोरी में आया होता है। ठीक है, और सीपीयू किस तरह से मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करता है, हालांकि सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सीपीयू जो है वो क्या करता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू वो पेज टेबल से चेक करता है कि किस पेज टेबल के ऊपर अंदर जो है, किस फ्रेम के अंदर, रैम के किस फ्रेम के अंदर डाटा जो है वो स्टोर है, यानी कि इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। देन सीपीयू जो है वो रैम से डाटा को एक्सेस करके उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पे किस तरह से आता है कि हम लोगों का जो मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो तो हम लोगों को पता है कि ये हमारा लिमिटेड है। ठीक है, अब हमारी जो मार्केट के अंदर हम लोगों को रैम्स मिलती हैं वो 4 GB की हैं, 8 GB की है, 16 की है। अब जो है वो 32, 64 और कुछ हाई एंड सिस्टम्स पे 128 GB की भी जो है वो रैम होती है। ठीक है, तो मतलब निचोड़ सारी बात का यही है कि हमारी जो रैम है ना उसका साइज़ जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसका साइज़ तो लिमिटेड नहीं ना है। ठीक है, लेट्स से कि अगर रैम का साइज़ जो है वो 8 GB है और जो प्रोसेस है उसका साइज़ 12 GB है, तो 8 GB इस प्रोसेस का पोर्शन 8 GB जो है वो तो इस रैम के अंदर स्टोर हो सकता है, लेकिन जो रिमेनिंग 4 GB होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? ठीक है, इस 4 GB को स्टोर करवाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक पोर्शन क्रिएट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, और इस पोर्शन के अंदर रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे सेव किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो यूज़र होता है, यूज़र तो नहीं कहेंगे, यूज़र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यूज़र को इंटरनल फंक्शनैलिटी का तो नहीं पता होता। जो प्रोग्रामर होता है ये मेमोरी उसको ऐसा इल्यूजन देती है कि उसका सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो रैम के अंदर सेव है, मेन मेमोरी के अंदर सेव है, लेकिन एक्चुअली रैम का साइज़ लिमिटेड है और प्रोसेस का साइज़ रैम के साइज़ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जितना पोर्शन रैम के अंदर स्टोर हो सकता है उतना पोर्शन रैम में स्टोर होगा, बकाया जो पोर्शन होगा वो इस वर्चुअल मेमोरी वाले पोर्शन में स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग रैम के, हमारा सिस्टम एफिशिएंट तब भी होता है अगर हमारी रैम के अंदर हमारी जो रैम है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम्ड हो। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम्ड से क्या मुराद है कि हमारा जो रैम है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो, सिर्फ एक प्रोसेस ना हो। क्यों ना हो एक प्रोसेस? कि लेट्स से अगर इसमें एक प्रोसेस P1 ही सारे का सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में तो और भी मे भी प्रोसेस P2 का पूरा प्रोसेस पड़ा हो, P3 का भी पूरा प्रोसेस पड़ा हो, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है जितना चाहें, जितनी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर रैम के अंदर सिर्फ P1 सेव है और CPU जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन P1 को जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़ जाता है, तो हमारा जो CPU होगा वो उस टाइम के लिए आइडल बैठा रहेगा जितनी देर के लिए यहाँ पर रैम के अंदर कोई दूसरा प्रोसेस नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस मल्टी प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्राम बनाने के लिए क्या किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंदर मोर देन वन प्रोसेसेस को ही सेव किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है उसके अंदर तो हम लोगों ने प्रोसेसेस को सेव किया हुआ है। ठीक है, ये एक प्रोसेस P1 पड़ा हुआ है, प्रोसेस P2 पड़ा हुआ है, लेट्स से कि आप प्रोसेस P4 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस P1 के सिर्फ वो वाले पेजेस लोड होंगे जिनकी अभी CPU जो है रिक्वायर कर रहा है। ठीक है,
यानी कि प्रोसेस P1 है, उसका पेज नंबर 2, उसका पेज नंबर 3, लेट्स से CPU को रिक्वायर्ड ही पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है, तो रैम के अंदर सिर्फ वो वाले पेजेस जो हैं वो ही सेव होंगे। लेकिन पूरे का पूरा प्रोसेस भी वर्चुअल मेमोरी में सेव होगा ताकि उसको एक्सेस जल्दी से किया जा सके। और वर्चुअल और पूरे का लोड तो पूरे का पूरा प्रोसेस ही होगा, लेकिन रैम के अंदर सिर्फ वो वाले पेजेस लोड होंगे जिनकी CPU अभी डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली यहाँ पे हम लोग वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे कि वो क्या होती है, कि वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक पोर्शन होता है जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोसेस के रिमेनिंग पार्ट को सेव कर लेते हैं जो रैम के अंदर सेव नहीं किया जा सकता। और ये वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये प्रोग्रामर को इस तरह का इल्यूजन देती है, इस तरह का इफेक्ट देती है कि प्रोग्रामर को लग रहा होता है कि उसका सारे का सारा प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर लोड हुआ है। लेकिन रैम के अंदर एक्चुअली वो वाले पेजेस सिर्फ लोड होते हैं एक प्रोसेस के जो CPU रिक्वायर कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे भी सारा कुछ यही लिखा हुआ है। अब वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक डिमांड पेजिंग है और एक डिमांड सेगमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे अब जो है ना शो किया जा रहा है कि किस तरह से जो है प्रोसेस को वर्चुअल मेमोरी से फिज़िकल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के अंदर लाया जाएगा। मेमोरी मैप बेसिकली यही बताएगा कि फ़िज़िकल मेमोरी के अंदर कौन सी स्लॉट जो है वो खाली है और कहाँ पे जाके ये प्रोसेस जो है ये वाला पेज जो है ये सेव हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी वही है कि जिस तरह हम लोगों ने पेजेस के बारे में पढ़ा था कि जो पेजेस होती हैं उनके भी एड्रेस स्पेस होते हैं, प्रोसेसेस के एड्रेस स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर स्टैक होता है, हीप होता है, डाटा होता है, कोड सेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है उसी उसी इसमें भी हर एक पेज का जो है अलहदा से जो है वो एड्रेस स्पेस होता है, उसके अंदर उसका कोड सेक्शन होता है, डाटा सेक्शन होता है, हीप सेक्शन होता है और स्टैक होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास रैम के अंदर डाटा स्टोर होता है और उसका एड्रेस स्पेस पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में आपको इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड पेजिंग। अब डिमांड पेजिंग क्या होती है, उसके नाम से ही आप लोग याद रख लें कि डिमांड पेजिंग बेसिकली हमारे पास एक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि रैम के अंदर जो है उन प्रोसेसेस को लोड किया जाए, उन पेजेस को लोड किया जाए जिनकी CPU जो है वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब लेज़ी स्वैपर हमारे पास एक कंसेप्ट है जो कहता है कि सिर्फ जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट की गई है, जिन पेजेस की डिमांड की गई है उनको लोड किया जाएगा। जब तक किसी स्पेसिफिक पेज की रिक्वायरमेंट नहीं की गई, किसी पेज की डिमांड नहीं की गई, तो वो पेज जो है वो अपनी वर्चुअल मेमोरी या जो है सेकेंडरी मेमोरी में ही पड़ा रहेगा, वो रैम के अंदर लोड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, डिमांड पेजिंग अब जो है ना, अगर तो जो है पेज जो है हमारी रैम के अंदर होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास वैलिड बिट है। ठीक है, अगर हमारा पेज जो है वो रैम के अंदर नहीं होगा उसको हम लोग कहते हैं इनवैलिड बिट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया कि किस तरह से जो है मेन मेमोरी के अंदर जो है वर्चुअल मेमोरी से कॉन्टीजियस डिस्क स्पेस से जो है ना वो उसको डाटा को रैम के अंदर स्टोर किया जाता है कि ये वो वाले हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गया तो इनको स्वैप आउट किया गया है, यानी कि उनको दोबारा से वहाँ पे रख दिया गया, और ये वो पेजेस हैं जिनकी डिमांड की गई थी और उनको रैम के अंदर जो है वो स्वैप इन किया जा रहा है। ठीक है, अब वैलिड और इनवैलिड बिट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्या होती है, कि अगर कोई रिक्वेस्ट CPU है, अब CPU लेट से के एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेस नंबर P1 को। ठीक है, प्रोसेस नंबर P1 प्रोसेस के पेज नंबर P1 को CPU जो था वो एग्जीक्यूट कर रहा था, और पेज 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास पेज 1 भी जो है वो रैम के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन पेज 2 जो है ना वो हमारा रैम के अंदर नहीं था, पेज नंबर 3 था, पेज नंबर 4 था। ठीक है, तो अब पेज नंबर 2 के बारे में हमने बात की कि पेज नंबर 2 लेट्स से कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर पेज नंबर 2 नहीं पड़ा हुआ, और CPU जो है वो पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 की रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन उसको पेज टेबल से पता चलता है कि पेज नंबर 2 तो मेन मेमोरी के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर पेज जो रिक्वायर CPU पेज जो है जिसकी डिमांड करता है वो पेज जो है वो रैम के अंदर पड़ा हुआ मिल जाता है,
तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो वैलिड बिट है। और अगर जो रिक्वायर्ड पेज है वो सीपीयू को जो है मेन मेमोरी के अंदर नहीं मिलता, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारी जो है इनवैलिड बिट है। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास डायग्रामेटिकली शो करवाया गया कि वैलिड और इनवैलिड बिट क्या होती है, कि जिसके अंदर कोई जो है ना एड्रेस पड़ा हुआ है रैम का कि 4 वाला जो है यहाँ पे जो है ना पेज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास वैलिड बिट होगी। अगर किसी स्लॉट के अंदर, पेज टेबल की स्लॉट के अंदर एड्रेस नहीं है, मतलब यानी कि यहाँ पे कोई पेज ही नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे एड्रेस कैसे आएगा उसका, ठीक है। तो जिनके अंदर एड्रेसेस पड़े हुए हैं वो हमारे पास वैलिड बिट्स हैं, जिनके अंदर एड्रेसेस नहीं है वो हमारे पास इनवैलिड बिट हैं। कि पेज नंबर 1 जो है उसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है, पेज नंबर 2 सॉरी पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट कर रहा है सीपीयू, लेकिन उसको पेज टेबल से पता चला कि रैम के अंदर पेज नंबर 2 तो कोई पड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। जब उसको पेज नंबर 2 प्रोसेस नंबर 1 का नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स इट्स अ इनवैलिड बिट, ठीक है। और ये जो पेज रैम के अंदर नहीं मिलता इसको हम लोग कहते हैं पेज फॉल्ट। कि जो पेज सीपीयू ने रिक्वायर किया, सीपीयू ने डिमांड किया, वो उसको मेन मेमोरी के अंदर वो वाला पेज नहीं मिला, इसको हम लोग कहते हैं पेज फॉल्ट। अब पेज फॉल्ट को हम लोग किस तरह से जो है इसको जो है ना हैंडल करते हैं, उसको उसके स्टेप्स कुछ ये हैं, ठीक है। कि लेट्स से कि हमारा जो सीपीयू है वो क्या करेगा, सीपीयू क्या करता है कि वो पेज टेबल में जाएगा, पेज टेबल में जाके देखेगा कि जो भी उसने पेज डिमांड किया वो पेज यहाँ पे है कि नहीं। तो लेट्स से यहाँ पे एक इनवैलिड बिट है। इनवैलिड बिट से मुराद क्या है कि उसने जिस पेज की डिमांड की थी उसको पेज टेबल से पता चला कि ऐसा कोई एड्रेस, ऐसा कोई पेज मेन मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ। तो ये जो है ना इनवैलिड बिट है, ये क्या करेगी, एक ट्रैप मैसेज जनरेट करेगी, ठीक है। ट्रैप आपको बताया था कि एक एरर मैसेज होता है, और जब ट्रैप जनरेट होता है तो सीपीयू जो है वो सारा कुछ छोड़ के इस ट्रैप मैसेज की तरफ जो है मुतवज्जो हो जाता है और इसी को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। ट्रैप मैसेज जनरेट होगा तो हमारा जो यूज़र मोड था वो चेंज हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में। और फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज से जो है पेज को लेकर वहाँ से पेज को गेट करेगा, और रैम के अंदर जो कोई फ्री स्लॉट पड़ी हुई होगी वहाँ पे उस पेज को सेव करेगा। देन वो एंटिटी जो है वो पेज टेबल में आएगी। ये सारा हम लोगों ने फ़्लो था, ये फ़्लो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस पेज का जो है ना वो एंटिटी यहाँ पे दोबारा से आएगी, और फिर जो है वो सीपीयू जो है वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को गेट करेगा, और इस इंस्ट्रक्शन को गेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पेज फॉल्ट को अगर हम लोग इस तरीके से, इस मेथड से रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास बड़ा लंबा एक प्रोसीजर है, जो है ना सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, और इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को ज़ाहिर होने में जो है ना वो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। सेकेंडरी स्टोरेज से उसने लेके आना है प्रोसेस को, तो सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोगों ने जो है वो सीपीयू यूज़ ही इसलिए नहीं करता कि वो स्लो होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को एक्सेस करके उसको फिर रैम में सेव करेगा, फिर उसकी एंटिटीज़ पेज टेबल में सेव होंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अब कल बात करेंगे।